हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आई एस संसार यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आई एस संसारी में। यहाँ पर आपके सेकेंड सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं वो आपको लगातार देखने के लिए मिल रही हैं, जिसमें फर्स्ट पेपर की क्लास आपको लगातार रात 8 बजे से, सेकंड पेपर की क्लास लगातार रात 9 बजे से, और थर्ड पेपर की क्लास आपको शाम 7 बजे से, और फिफ्थ पेपर की क्लास आपको शाम 6 बजे से देखने के लिए मिल रही हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। कल तक हमने जहां तक पढ़ लिया था उससे आगे की क्लासेस आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, और बहुत जल्दी जैसे आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा इसकी जो पीडीएफ फाइल है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। इसके साथ ही आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 2016 से 2023 तक के, वो सारे ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसी चैनल पर आपको सॉल्व करा दी जाएंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, और फर्स्ट प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपकी दृष्टि से वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं। तो ये निम्नलिखित कारक हैं, इसमें आपको देखना होगा। पहला है दर्शन, ठीक है। दूसरा है जीवन दर्शन। तीसरा आपका राजनीतिक विचारधारा, जो कि शिक्षा के उद्देश्यों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। पहला आपका सामाजिक विचारधारा, ठीक है। अगला आपका सामाजिक विचारधारा, और अगला है आपका आर्थिक दशाएं, ठीक है। इस सारी के सारे कहीं ना कहीं शिक्षा के उद्देश्य को अलग अलग तरीके से प्रभावित करने वाले कारक हैं। और अगला आपका तकनीकी उन्नति, ठीक है। जो टेक्निकल इस समय चीज़ें चल रही हैं उनमें उन्नति हो रही है, सारी की सारी शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करते हैं। इसके बाद आपका प्राकृतिक दशाएं, ठीक है। ये सारे कारक जो हैं वो शिक्षा के उद्देश्यों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न आपका अनौपचारिक शिक्षा से क्या तात्पर्य। इनफॉर्मल एजुकेशन, जिसमें आपको स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे आप समाज से, वातावरण से या घर से ही प्राप्त करते हैं, दैट्स नोन एज इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। तो इनफॉर्मल एजुकेशन यानी कि अनौपचारिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। व्यक्ति में कुछ क्षमताएं जन्मजात होती हैं जो उसके भौतिक और सामाजिक वातावरण के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं। यही जो क्षमताएं बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता करती हैं, ठीक है। कुछ क्षमताएं क्या होती हैं, बच्चे के अंदर जन्मजात होती हैं, ठीक है। और यही जो क्षमताएं होती हैं व्यक्ति के अंदर पर्सनालिटी का निर्माण करती हैं, व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी होगी, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। आगे बताया गया कि वर्तमान काल में इस समय बहुत सी संस्थाएं चलाई जा रही हैं जहां पर बालकों को क्रिया करने का स्वतंत्र वातावरण प्राप्त होता है, और संस्थाएं उसके व्यवहार को परिमार्जित करके उसे आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करती हैं। अनौपचारिक शिक्षा के नियम ढीले और लचीले रहते हैं। इसमें शिक्षा का पाठ्यक्रम, संगठन व्यवस्था का अभाव रहता है। इसमें किसी भी तरह का कोर्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, कोई व्यवस्था नहीं होगी। आप कहीं से भी इस चीज़ को ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। जो भी अपने आसपास समाज से, वातावरण से आप जो कुछ भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है, उसी को हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा की जो परिभाषा है उसे आप किस तरह से लिखेंगे, ये आप यहाँ पर देखना होगा। अगला प्रश्न इसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, अनौपचारिक शिक्षा की परिभाषा बताइए। इसमें बताया गया कि अनौपचारिक शिक्षा औपचारिकता से मुक्त एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जो औपचारिक शिक्षा सीमाओं, कमियों को पूरा करती है। इस व्यवस्था में वे औपचारिक तत्व नहीं है जो जन शिक्षा की दिशा में उसकी क्षमता को सीमित करती हैं, अतः ये औपचारिकता से मुक्ति की शिक्षा व्यवस्था है। एक सुनियोजित लचीली शिक्षा व्यवस्था है जो समुदाय की आवश्यकता के अनुसार नगर और ग्राम क्षेत्र की स्थानीय पृष्ठभूमि में बालकों को शिक्षित करती है, और स्थानीय परिवेश में प्रविष्टि समाज उपयोगी कार्यों के द्वारा जीवन उपयोगी व्यवस्था के लिए तैयार करती है। ये योजना कम समय में एक लचीले पाठ्यक्रम द्वारा निरक्षर को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित कर सकती है। जो व्यक्ति बिल्कुल पढ़ा हुआ लिखा नहीं है, ठीक है, उसे कहीं ना कहीं शिक्षित कर सकती है ये अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था। इसमें आपको स्कूल कॉलेज जाने की जो आवश्यकता है वो नहीं होती है, आप समाज से ही या अपने आस पड़ोस से या घर से ही जो शिक्षा है वो ग्रहण कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, औपचारिक साधनों से क्या अभिप्राय है। जो औपचारिक फॉर्मल जो साधन होते हैं, ठीक है, उनसे क्या अभिप्राय है। तो शिक्षा के औपचारिक साधनों के अंतर्गत वे संस्थाएं आती हैं जिनके द्वारा किसी पूर्ण निश्चित योजना के अनुसार बालक को नियंत्रित वातावरण में रखते हुए शिक्षा के संकुचित या निश्चित उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। शिक्षा के औपचारिक साधनों का संपूर्ण वातावरण नियंत्रित होता है। इसके कार्य करने का स्थान तथा समय भी निश्चित होता है। इनकी देखभाल प्रशिक्षित व्यक्ति करते हैं, लाइक आपका स्कूल हो गया, ठीक है, कॉलेज हो गए, इस सारे के सारे क्या औपचारिक साधन है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में डिफरेंस क्या है, आप अंतर बताएंगे। औपचारिक और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य सामान्य और आदर्शात्मक होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य वो केवल वास्तविक, विशिष्ट और समय के अनुसार होता है।
अगला पॉइंट ही इसमें बताया गया है कि औपचारिक शिक्षा सामाजिक जीवन की आकांक्षाओं, मान्यताओं, इसके अलावा आदर्शों और आवश्यकताओं की प्रतीक है, जबकि जो औपचारिक शिक्षा है, ठीक है, जो यहाँ पर अनौपचारिक शिक्षा ये इसका उद्देश्य व्यक्ति निहित आवश्यकताओं तथा समस्याओं की जानकारी तथा उनका समाधान है। औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र व्यापक है, ये नियंत्रित और क्रमिक है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र एक सीमित है। कैसा? एक सीमित है। औपचारिक शिक्षा जो है वो वर्तमान, अतीत और भावी जीवन की तैयारी है, लेकिन जबकि जो अनौपचारिक शिक्षा है वो वर्तमान पर अधिक बल देती है। जो वर्तमान समय में क्या हो रहा है, इन चीज़ों पर अधिक बल देती है क्या? अनौपचारिक शिक्षा। अगला प्रश्न आपसे पूछा, अगला जो पॉइंट है यहाँ पर वो है औपचारिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो व्यापक, बहुउद्देशीय तथा जीवन से संबद्ध होता है। जो आपकी औपचारिक शिक्षा होती है इसका पाठ्यक्रम व्यापक यानी कि बहुत बड़ा होता है, बहुउद्देशीय होता है, अलग अलग उद्देश्य होते हैं, जीवन से संबंध होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम उद्देश्य सीमित और सामाजिक वातावरण हेतु है। इसके साथ ही औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के उपयुक्त अंतर से स्पष्ट है कि दोनों ही शिक्षा एक दूसरे से कुछ भिन्न होते हुए अत्यधिक निकट हैं, एक के बिना दूसरे की सफलता की संभावना नहीं है। तो दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा एक दूसरे की पूरक है, ठीक है, यानी कि सप्लीमेंट्री है। तो एक दूसरे की पूरक है क्या? औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा। अगला प्रश्न है आपका बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, ये आपको बताना है। बौद्धकालीन शिक्षा किन किन केंद्रों पर दी जाती थी? बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र आपके नाम थे नालंदा में, वल्लभी, विक्रमशिला, तक्षशिला, उदंतपुरी, काशी, मिथिला और जगदला। ये सारे के सारे क्या थे? बौद्ध काल के प्रमुख शिक्षा केंद्र थे, ठीक है। अगला प्रश्न आपका बौद्धकालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम यानी कि जो कोर्स था वो कैसा था, ये आपको बताना है। तो इस शिक्षा प्रणाली का पाठ्यक्रम सैद्धांतिक और व्यवहारिक था। धार्मिक पाठ्यक्रम में बौद्ध साहित्य का अध्ययन और लौकिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत लेखन, गणित, कृषि, पशुपालन, चिकित्सा, मल्लाविद्या, शिल्पकला आदि विषय जो थे वो पढ़ाए जाते थे, ठीक है। बौद्ध साहित्य पढ़ाया जाता था और जो आपके लेखन, गणित जैसे सब्जेक्ट थे, साइंस वगैरह, ये सारी चीज़ें भी पढ़ाई जाती थी। इसके अलावा बौद्ध शिक्षा मूल रूप से धार्मिक थी, किंतु सामान्य व्यवसायों, कताई बुनाई, सिलाई, शिल्प निर्माण कला की भी शिक्षा उस समय भी दी जाती थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बौद्धकालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा की क्या स्थिति थी? बौद्ध काल में स्त्रीकालीन शिक्षा की स्थिति क्या थी? बौद्ध धर्म में महिला शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। संघ में प्रशिक्षु के रूप में प्रवेश लेने वाली महिला बुद्धि की विषमता प्रजापति गौतमी थी। और मठ यानी कि बिहार में महिलाओं को भिक्षुणी के रूप में रहना पड़ता था, उन्हें भी भिक्षुओं के समान ही शिक्षा मिल जाती थी। तो ये इस समय महिला शिक्षा की व्यवस्था थी या स्थिति थी जो आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न आपका बौद्ध शिक्षा और वैदिक शिक्षा में क्या समानताएं थीं, ये आपको बताना है, ठीक है। समानताएं क्या बौद्ध शिक्षा और वैदिक शिक्षा में, ठीक है। बौद्ध काल में और वैदिक काल में शिक्षा में क्या समानताएं, आपको बताना है। बौद्ध शिक्षा के बारे में इधर बताया गया और वैदिक शिक्षा के बारे में ये बताया गया। लक्ष्य निर्वाह की प्राप्ति थी इधर, और इधर भी लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति थी। इधर जो शिक्षा थी वो प्रारंभ आयु 8 वर्ष थी। शिक्षा प्रारंभ जो होती थी वो 8 वर्ष की आयु से स्टार्ट हो जाती थी। इधर 1 साल ज़्यादा थी, यानी कि लगभग ये समान ही थी। 9 वर्ष से शिक्षा स्टार्ट हो जाती थी। बौद्ध काल में क्या होता था? शिक्षा का प्रारंभ संस्कार से होता था। शिक्षा का प्रारंभ वैदिक काल में भी शिक्षा का प्रारंभ संस्कार से ही होता था, ठीक है। भिक्षाटन क्या था? शिष्य की दिनचर्या थी, उसमें भिक्षाटन क्या था? शिष्य की दिनचर्या थी, ठीक है, यानी कि जो स्टूडेंट्स होता था। उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि बौद्ध शिक्षा और वैदिक शिक्षा में कौन कौन सी असमानताएं थी, ठीक है, यानी कि असमानताएं क्या थी बौद्ध शिक्षा और वैदिक शिक्षा में? पहले हमने असमानताएं पढ़ी, अब यहाँ पर पढ़ेंगे असमानताएं, यानी कि असमान क्या चीज़ें थी जो कि समान नहीं थी। एक साइड में आपको बौद्ध शिक्षा के बारे में देखने के लिए मिलेगा और दूसरी साइड में आपको वैदिक शिक्षा के बारे में। बौद्ध धर्म का प्रचार मकसद था, ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रचार क्या था? मकसद था। दूसरा आपका ब्राह्मण धर्म का प्रचार मकसद नहीं था। ब्राह्मण धर्म का प्रचार जो था वो मकसद नहीं था। संघ का वर्चस्व था इसमें गुरु का वर्चस्व होता था। इसमें शिक्षा समुदाय प्रधान थी। कैसी थी? समुदाय प्रधान थी। इसमें शिक्षा परिवार प्रधान थी। कालांतर में विलासिता की ओर अग्रसर थी ये शिक्षा, जबकि जीवन सादगीपूर्ण था इस समय। और इसमें क्या था? बुद्ध शिक्षा में उपसंपदा संस्कार के बाद आजीवन ब्रह्मचार्य रहना पड़ता था, जबकि वैदिक कालीन शिक्षा में समावर्तन संस्कार के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश होता था। अगला पॉइंट यहाँ पर बताया गया, पॉइंट नंबर 4 में क्या बताया गया? संघ में पुरुष या स्त्री एक साथ रहते थे, जबकि गुरुकुल में साथ रहना अनुमेय नहीं था। गुरुकुल मतलब वैदिक काल में एक साथ स्त्री पुरुष नहीं रहते थे। अगला था माध्यम पाली या जनभाषा थी, ठीक है। बौद्ध काल की जो शिक्षा थी वो पाली या जनभाषा में दी जाती थी, और जो वैदिक काल में शिक्षा थी वो संस्कृत भाषा में दी जाती थी। बौद्ध काल में क्या था? जाति जो थी वो धर्म से परी थी, इसमें कोई जाति वगैरह का बंधन नहीं था, ठीक है। और जबकि जो वैदिक काल की शिक्षा थी वो जाति पर आधारित थी, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर बताया गया कि संघ का विद्यालय पर नियंत्रण होता था, लेकिन इसमें क्या होता था? ये गुरुकुल नियंत्रण से मुक्त थी शिक्षा, ठीक है। तो दोस्तों ये आज की
क्लास का अंतिम सवाल था आपका, क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यहाँ पर आपके जो क्लासेज हैं वो लगातार चल रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर प्रीवियस क्लासेज अभी तक अटेंड नहीं किए हैं तो सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। आप चैनल पर विजिट करके अपनी जो क्लासेज हैं वो अटेंड कर सकते हैं, पुरानी जितनी भी क्लासेज अब तक हो चुकी हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।